हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 12 मई 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में असम राज्य के कौन से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और इन्होंने असम राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उन्हें राज्यपाल जगदीश मुखी ने शपथ दिलाई है। साथ ही श्रीमंत शंकर देव का कला क्षेत्र में नए मंत्रिमंडल के तौर पे शपथ ग्रहण हुआ है। इसमें शर्मा कैबिनेट के 13 मंत्री शामिल हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का जगह लिया है। वे असम के 14वें मुख्यमंत्री थे। हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्हें पूर्वोत्तर भारत का राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किस वर्ष पहले क्वार्टर में डोज 1 मिशन टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की? तो देखिए, इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई है 2022 में। कब किया जाएगा? 2022 में किया जाएगा। यहाँ आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है डोज कॉइन की। इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये इमेज किसकी है? डोज कॉइन की है। आपको डोज कॉइन के बारे में विस्तार से बताएंगे। इससे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 2022 में पहले क्वार्टर में डोज 1 मिशन टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की है। एलन मस्क ने एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में की थी। इस मिशन के लिए क्रिप्टो करेंसी डोज कॉइन पेमेंट के तौर पर ली जाएगी। क्या ली जाएगी? तो डोज कॉइन ली जाएगी। डोज कॉइन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। डोज कॉइन जो है वह साल 2013 में लॉन्च किया गया था और उस वक्त इस करेंसी का खूब मजाक भी बनाया गया था। यह भी कहा गया था कि इस करेंसी का भविष्य जो है वह आगे चल कर के बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। और ऐसा हुआ नहीं। कोरोना काल में यह बड़े बड़े लोगों की पसंद बन कर के उभरा है। इसकी वजह है एलन मस्क का एक ट्वीट। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में एक पेंटिंग शेयर की जिसे स्पेन के एक कलाकार ने बनाई थी। दरअसल यह पेंटिंग जो है वह चांद की सतह पर, जिस पर एक कुत्ता भौंक रहा है, 1926 में बनी। इस पेंटिंग का नाम था डॉग वार्किंग एट द मून और उन्होंने इसका नाम रख दिया डोज वार्किंग एट द मून। और यही डोज जो है वह क्या बन गया है? डोज कॉइन। तो एलन मस्क की ट्वीट की वजह से डोज कॉइन की कीमतों में बढ़ोतरी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्को मरीन मैमल्स रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं को किस गणराज्य में कैस्पियन सागर के तट पर 170 लुप्तप्राय शीर्ष मृत मिले हैं? तो देखिए, ये मिला है डैगेस्टन के तट पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। डैगेस्टन का तट कहाँ है? तो यह रसिया में है। चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। तो यहाँ देखिए, रूस के डैगेस्टन गणराज्य में हाल ही में मॉस्को मरीन मैमल्स रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं को कैस्पियन सागर के तट पर कम से कम 170 लुप्तप्राय शीर्ष मृत मिले हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार मार्कशल्या से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में ये मृतशील पाए गए हैं। तो चलिए अब आपको बताएं कैस्पियन सागर के बारे में। तो कैस्पियन सागर जो है वह एक झील है। यह क्या है? तो यह एक एशिया का झील है, लेकिन यह बहुत दूर में फैला हुआ है, जिस वजह से इसे सागर कहते हैं। मध्य एशिया में स्थित यह विश्व का सबसे बड़ा झील है। ध्यान रखना है आपको कि विश्व का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर। चूँकि कैस्पियन सागर एक झील है तो इसके बाह्यगमन का कोई रास्ता नहीं है। इसका पानी जो है वह बाष्पीकरण के द्वारा ही बाहर जा पाता है।
इसका क्षेत्रफल है 371,000 किलोमीटर स्क्वायर। कैस्पियन सागर जो है वह ऐतिहासिक रूप से काला सागर के द्वारा बोस्फोरस, एजियन सागर और इस तरह भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिसके कारण इसे सागर कहा जाता है। इस झील के पानी का खारापन है 1.2%, जो विश्व के सभी समुद्रों के कुल खारेपन का 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 11 मई को पूरे भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ देखिए 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस आयोग के इमोला एक्विजिशन कॉरपोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक की एकमात्र नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है? तो देखिए इसको मंजूरी दी गई है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में इमोला एक्विजिशन कॉरपोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक को 100% हिस्सेदारी और एकमात्र नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इमोला प्लैटिनम इक्विटी ग्रुप से संबंधित एक नई निगमित इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी को अप्रैल के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए वो क्रिकेट प्लेयर हैं बाबर आजम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बाबर आजम यह पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान हैं और एक दिवसीय यानी वनडे में उप कप्तान हैं। जुलाई 2021 तक वह एक दिवसीय में तीसरे स्थान पे हैं और 2020 बल्लेबाजों की रैंकिंग में बाबर आजम पहले स्थान पे हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम को अप्रैल के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। वे बतौर कप्तान अपने पहले 4 टेस्ट जीतने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी भी हैं, जबकि वुमेन्स कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एलिशा हीली को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2021 जीतकर दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया? तो देखिए वो खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो विश्व के नंबर 6 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल फाइनल में 6-7, 6-4, 6-3 से जीतकर दूसरी बार मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया। यह अलेक्जेंडर ज़ेवरेव की चौथी ATP मास्टर्स और 1000 ट्रॉफी है। उन्होंने फाइनल में इटली के मार्टियो बेरेटिनी को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी तेल कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी का साइबर अटैक के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो देखिए वो देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अमेरिका में बड़ा साइबर अटैक हुआ है और हैकर्स के कब्जे में 100 GB डाटा जो है वह आ गई है, जिस वजह से वहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। किसी साइबर अटैक के कारण किसी देश में आपातकाल लगने की खबर शायद ही हम सब ने सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन अमेरिका में यह सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है और इस साइबर अटैक के बाद अमेरिकी सरकार ने आपातकाल की घोषणा जो है वह कर दी है। अमेरिका की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर साइबर हमला हुआ है और यह हमला जो है वह कोरोना महामारी की वजह से हुआ, क्योंकि इस पाइपलाइन के अधिकतम इंजीनियर घरों में कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। चलिए इससे रिलेटेड आपको और जानकारी दें तो यहाँ देखिए, अमेरिकी की सबसे बड़ी तेल कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद बाइडेन प्रशासन ने आपातकाल की घोषणा की है। ये तो अभी आपको बताया मैंने। और यह कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी रोजाना 25 लाख बैरल तेल सप्लाई करती है। इस साइबर अटैक के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत 2 से 3% जो है वह बढ़ सकती है। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के राज्यों में डीजल,
गैस, जेट ईंधन 45% यानी 45% आपूर्ति जो है वह इसी पाइपलाइन से होती थी। पाइपलाइन पर साइबर अपराधियों के एक गैंग ने फ्राइडे को हमला किया था। इमरजेंसी के ऐलान के बाद अब यहाँ से ईंधन की सप्लाई जो है वह पाइपलाइन की जगह सड़क से की जा सकती है। चलिए अमेरिका के बारे में जान ले तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की आबादी 0.53% की दर से बढ़ी है। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानें। चीन की सालाना आबादी इस दशक के दौरान धीमी हो गई। इसमें देश की जनसांख्यिकी लाभांश को खतरे में डाल दिया है। अब देखिए जनगणना की परिणाम। तो 2020 की जनगणना में चीन की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 53% थी। 2010 की जनगणना में यह 0.57% थी। पहली जनगणना के बाद यह जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे धीमी है। देश की पहली जनगणना 1953 में आयोजित की गई थी। देश में सबसे तेज वृद्धि दर 1982 में दर्ज की गई थी और उस समय वृद्धि जो थी वह 0.9% थी। चीन में 2020 में जन्म की संख्या 12 मिलियन थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 20% की कमी आई है और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चीन में 2016 में अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को रद्द कर दिया था और यह नीति 1979 में शुरू की गई थी। अब देखिए कार्यशील जनसंख्या। चीन में कामकाजी उम्र की आबादी जो है वह 70.14% है, जो घट करके 63.35% हो गई है। और कार्यशील जनसंख्या के घटने पर कई विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जाहिर की। अप्रैल 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने जनसांख्यिकी पर एक रिपोर्ट जारी की। इसने कहा कि चीन में जनसांख्यिकी लाभांश खत्म होता जा रहा है और दूसरी ओर भारत का जनसांख्यिकी लाभांश जो है वह बढ़ रहा है। यह व्यापक बल भारत को तेज दर से बढ़ने में मदद करेगा। देखिए भारत, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत जो है वह 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन से आगे निकल जाएगा, क्योंकि अभी चीन जो है वह पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे है और भारत जो है वह दूसरे स्थान पे है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि भारत जो है वह 2025 तक पहले स्थान पे आ जाएगा। जनसंख्या के मामले में वह चीन को भी पीछे छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के लिए यात्रा शुरू की है। तो चलिए आपको बताएं कि यह पृथ्वी के लिए यात्रा क्यों शुरू की है। यहाँ देखिए, नासा की अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स ने पृथ्वी के लिए 2 साल की लंबी यात्रा शुरू कर दी है। यह अंतरिक्ष यान 2018 में क्षुद्र ग्रह बेन्नू पर पहुंचा था। इस अंतरिक्ष यान ने इस क्षुद्र ग्रह के चारों ओर 2 साल तक उड़ान भरी और कई नमूने इकट्ठे भी किए। चलिए अब हम ओसिरिस एक्स के बारे में जान लें। तो इस मिशन को क्षुद्र ग्रह वेन्यू का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस मिशन ने वेन्यू की सतह को मैप करने में 5 साल व्यतीत किए। 2020 में वैज्ञानिकों ने ओसिरिस रेक्स को 60 किलोग्राम रेजोलिथ यानी शीर्ष मिट्टी यानी वहाँ की मिट्टी को लाने का निर्देश दिया। यह मिशन सौर प्रणाली की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करेगा। अब वेन्यू क्या है? तो देखिए, वेन्यू जो है वह एक क्षुद्र ग्रह है और यह वर्तमान में पृथ्वी के लिए ज्ञात सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रह है। इसके 22वीं शताब्दी में पृथ्वी से टकराने की 1/2700 संभावना है। यह 6 साल में एक बार पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचता है। चलिए अब आपको यह बताएं कि क्या यह पहला उपग्रह है। तो यहाँ देखिए, जापान ने हायाबुसा भेजा था और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने रोजेटा मिशन भेजा था। इस प्रकार यह एक क्षुद्र ग्रह पर लैंड करने वाला पहला मिशन नहीं था। हायाबुसा मिशन के बारे में जानिए। तो 2014 में रेयुगु ने नमूने एकत्र करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया था। यह 2018 में रेयुगु तक पहुंच गया। इसने वहां 18 महीने बिताए और दिसंबर 2020 में पृथ्वी पर लौट आया। तो ये थी आज की जानकारी। आपको आज की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य भेजें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।